जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के एक आधार स्तंभ कवि है, उनका जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे। ये नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तिगत परिचय के रूप में इनका जन्म 21 फरवरी सन 1899 को हुआ और इनका जो जन्म स्थान था महिषादल, जिला मेदिनीपुर, बंगाल में है। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी और इनकी माता का नाम तो ज्ञात नहीं हो पाया। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी। मनोहरा देवी के संबंध में एक बात है कि निराला जी पहले बंगाली में रचनाएं लिखा करते थे, लेकिन अपनी पत्नी के आग्रह पर इन्होंने फिर हिंदी में लेखन शुरू किया और आज हिंदी के विशिष्ट कवि के रूप में आपकी पहचान है। इनके पुत्र का नाम रामकृष्ण और पुत्री का नाम सरोज है। अल्पायु में सरोज की मृत्यु होने के कारण इन्होंने अपनी पुत्री के स्मृति में सरोज स्मृति करके एक रचना लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को इलाहाबाद, प्रयागराज में हुई। निराला जी की शिक्षा की अगर हम बात करें तो आरंभिक शिक्षा बंगाली में हुई। बाद में इन्होंने संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं बंगला भाषा में आपने बहुत निपुणता प्राप्त कर ली। रामचरितमानस इनका एक प्रिय काव्य रहा है और ये बहुत पसंद करते हैं। इनके पिताजी ने इनका नाम सूर्य कुमार रखा था। बाद में इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी कर लिया और एक विशेष अवसर पर जब ये एक पत्र का संपादन कार्य कर रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने अपना निराला एक और उपनाम जोड़ लिया। तब से ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाने लगे। इनकी पत्नी की जो मृत्यु है 20 वर्ष की अवस्था में अल्पायु में मृत्यु हो गई। परिवार में इनकी माता, इनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। चाचा, इनके भाई की भी 1914 में मृत्यु हो चुकी थी, एक महामारी के रूप में जब आई थी। तो इससे इनका ये अत्यंत दुखी हो गए। आर्थिक रूप से भी आपने बहुत सारे कष्ट सहे और कष्ट रहने के बाद इन्होंने अपनी रचनाओं पर ध्यान लगाया। इनका जो पूरा जीवन दुख और संघर्षों में ही बीता। जीविकोपार्जन के लिए कलकत्ता में रामकृष्ण आश्रम में रहकर समन्वय का कार्य किया और मतवाला एवं सुधा पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। अब आगे हम देखें रचनाओं के बारे में तो अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविता संग्रह की बात करें तो चतुरी चमार, प्रभावती, काले कारनामे, सरोज स्मृति, सरोज इनकी बेटी का नाम था और उसकी अल्पायु में जब मृत्यु हो गई तो उनकी स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति नाम की रचना लिखी। चोटी की पकड़, बिल्ले सुर बकरिया, ये इनकी प्रमुख कविता संग्रह है। गद्य में अगर देखें तो निराला रत्नावली जो 8 खंड में हैं और समन्वय, इनकी ये प्रमुख रचना के रूप में हम देखते हैं। आगे हम देखें भाव पक्ष की अगर बात करें तो भाव पक्ष मतलब राष्ट्रीयता की भावना। निराला जी का काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहा है। उनकी कविताओं में ओज स्पष्ट दिखाई देता है। ख़ास तौर पे जागो फिर एक बार इनकी जो कविता है उसमें इन्होंने भारतीयों को जाग जाने का उद्बोधन दिया है और इस रचना को देखकर ऐसा लगता है कि इनके मन में राष्ट्रीयता की भावना थी। अगला है प्रगतिशील दृष्टिकोण। भाव पक्ष में छायावाद के कवि होने के बाद भी निराला जी प्रगतिवाद के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी काव्य में सामाजिक और आर्थिक विषमता के विद्रोह तथा समाज में दलित एवं शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है और प्रगतिशील भावनाओं वाले कवि माने जाते हैं। तीसरा है इनका भक्ति एवं
रहस्य भावना। निराला जी के काव्य में भक्ति एवं रहस्य भावना देखने को मिलती है और भावनापरक रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। इन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया। साथ ही निराला जी ने सगुण भक्ति धारा को प्रोत्साहित किया और उनकी तल्लीनता, हृदय के आर्त भाव को परिलक्षित करने का प्रयास किया। भक्ति की अगर हम बात करें तो उन्होंने उनकी इस रचना में लिखता है कि उन चरणों में मुझे दो शरण, इस जीवन को करो हे वरण, अर्थात भक्ति भावना इससे परिलक्षित होती है। अगला है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। निराला जी के काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप हमको देखने को मिलते हैं। उनका प्रकृति चित्रण अत्यंत मधुर एवं सजीव रहा है। उन्होंने प्रकृति में मानव भाव एवं क्रियाकलापों का आरोप किया है और इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, जैसे सखी बसंत आया, आवृत सरसी उर सरसिज उठे, केसर के केस कली से छूटे, स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, अर्थात ये जो प्रकृति चित्रण संपर्क रचनाएं देखने को हमको मिलती है। अगला 5वां पॉइंट है प्रेम एवं सौंदर्य भावना। इनकी रचनाओं में छायावादी के उन्नायक कवि होने के साथ साथ निराला जी की काव्य में प्रेम एवं सौंदर्य के मोक्ष चित्रण भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर यह है कि इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं उसमें अलौकिक प्रेम के स्थान पर परलौकिक प्रेम देखने को हमको सहजता से मिल जाता है, अर्थात लौकिक प्रेम कम देखने को मिलता है और अलौकिक प्रेम ज़्यादा देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में जूही की कली जो है उसमें इस चीज़ का हमको देखने को मिलता है। अगला है सामाजिक चेतना एवं विद्रोह का भाव। सामाजिक चेतना एवं विद्रोह का भाव, इनकी रचनाओं में समाज के प्रति चेतना और विद्रोह का भाव स्पष्ट झलकता है। इसलिए इनको एक विद्रोही कवि के रूप में भी माना जाता है। अगर ये माना जाता है कि छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ कवि थे, जैसे कि प्रसाद सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, इन चारों में निराला जी सबसे ज़्यादा विद्रोही कवि के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। निराला जी ने अपनी रचनाओं में बिना डरे समकालीन मुद्दों तथा समाज की कुरीतियों पर विभाग लेख लिखा। समाज में फैली कुरीतियों पर विभाग लिखने के कारण ही उन्हें विद्रोही या क्रांतिकारी कवि कहा जाता रहा है। अगला है दलित एवं शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव। इन्होंने दलित एवं शोषित वर्ग जो था उनके प्रति इनके मन में अत्यंत करुणा का भाव देखने को मिलता है और ये इस पक्षधर थे कि इन निम्न वर्ग जो थे उनका मतलब उत्थान होना चाहिए। और अपनी इस कविता कुकर मुत्ता जो कविता, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगों में आब, खून चूस स्वाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिज्म। तो इस तरह की जो रचनाएं थी, इन्होंने जो दलित और शोषक वर्ग की करुणा का भाव रखा और शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह का भाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। ये भाव पक्ष है। अगला हम देखें भाषा की अगर हम बात करें तो निराला जी की भाषा भावों के अनुरूप रही है, अर्थात जैसे भाव रहे हैं वैसी इनकी भाषा रही है। भाषा में हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू एवं बंगला शब्दों का प्रयोग देखने को हमको मिलता है, क्योंकि ये मूलतः इन्होंने अपनी रचनाओं का आरंभ बंगला से किया था, बाद में हिंदी में रचनाएं लिखने लगे और अंग्रेजी और उर्दू का भी इनको अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन सभी भाषाओं के शब्द इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। आपकी रचनाओं में संस्कृत ने शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अब अर्थात संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। काव्य की भाषा भावानुकूल, चित्रात्मक आदि गुणों से समन्वित है, अर्थात इनकी भाषा भावानुकूल है और चित्रात्मक भाषा है। शैली की अगर बात करें तो प्रगतिवादी रचनाओं में सरल सुबोध शैली का प्रयोग किया गया है, अर्थात प्रगतिवादी रचनाएं हैं जिसमें जब शोषक और शोषित और समाज के उत्थान की रचना लिखा करते थे तो वहाँ सरल सुबोध शैली का प्रयोग किया है। छायावादी काव्य में जो छायावादी काव्य थे, चूँकि मूलतः ये छायावादी कवि रहे हैं, तो छायावादी काव्य में क्लिष्ट शैली का प्रयोग मिलता है। साथ ही अन्य रचनाओं में चुटीली एवं व्यंग्यात्मक शैली भी देखने को हमको मिलती है। तो ये इनकी थी शैली का भाव हो गया। अलंकार की बात करें हम
तो निराला जी की कविताओं में अलंकार योजना उच्च कोटि की है। उनकी रचनाओं में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला देखिए हम छंद। निराला जी की रचनाओं में तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है और आप मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अर्थात मुक्त छंद का ये रचनाकारों में ये सबसे पहले कवि ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुक्त छंद को प्रोत्साहित किया। साहित्य में स्थान। आधुनिक कवियों में निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है। इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी। उनकी रचनाएं कालजयी रचना मानी जाती है जो हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। हिंदी साहित्य में छायावाद के आधार स्तंभ माने जाने वाले जो कवि हैं उनमें निराला जी का महत्वपूर्ण स्थान है और ये एक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम कवि के रूप में अपना स्थान बनाते हैं। ये हो गया था उनका जीवन परिचय। कुछ काव्यगत विशेषता जिनको पॉइंट के रूप में मैंने लिखने का प्रयास किया है और पॉइंट के रूप में मैंने इन्हें लिखा है। तो पहला है काव्य का विद्रोही स्वर। काव्य का विद्रोही स्वर इनका जो है रहा है। अर्थात काव्य में इन्होंने जब शोषित वर्ग के बारे में देखा, दलितों के बारे में देखा, करुणा नारी की स्थिति के बारे में देखा, तो अपनी रचनाओं में इनके स्वर विद्रोही हो गए। दूसरा है राष्ट्रीय प्रेम की भावना। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम की भावना है। भारतीय महान परंपराओं को काव्य में आपने स्थान दिया और राष्ट्रीयता की भावना की बात करें तो भारतीय जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, ये जो रचनाएं हैं ये इस बात को परिलक्षित करती है कि राष्ट्रीय प्रेम की भावना थी। परस्पर विरोधी भावों का समन्वय। इनकी रचनाओं में परस्पर विरोधी भावों का समन्वय भी देखने को मिलता है। अर्थात ये जो रचनाएं थी इसमें कोमलता और कठोरता का समन्वय है। जूही की कली में जहाँ कोमल भाव है वहाँ बादल रात में कठोरता का भाव देखने को मिलता है। अगला है प्रगतिशील विचारधारा। आप मूलतः छायावादी कवि रहे हैं, लेकिन छायावादी कवि होने के बाद भी आपकी जो बात थी वो प्रगतिशील विचारधारा वाले कवि की बात आप रहे हैं, जिसमें तो तोड़ती पत्थर जो रचना है इनकी, उसमें इनकी प्रगतिशील विचारधारा देखने को मिलती है। अगला है रहस्यानुभूति का भाव। इनकी रचनाओं में वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। भक्ति, योग, कर्म, ज्ञान को इन्होंने एक ही माना है और इस तरह की रहस्यानुभूति का भाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अगला है आत्मगौरव एवं आत्माभिमान का भाव। आत्मगौरव एवं आत्माभिमान का भाव अर्थात इनकी रचनाओं में अपने आत्मगौरव की बातें इन्होंने लिखी है। अगर हम देखें इनकी बात तो इनकी रचनाओं में तो दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। अर्थात अपने आप के बारे में लिखा है कि मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। अर्थात मैंने अपनी कला से पूरे सबको चकित कर दिया, जगत को चकित कर दिया है। ये अपने बारे में आत्मगौरव और आत्माभिमान का भाव देखने को मिलता है। अगला है प्रकृति चित्रण। ये सभी छायावादी कवि प्रकृति प्रेमी रहे हैं और ये भी एक प्रकृति चित्रण वाले कवि माने जाते हैं। दिख रहे हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा को चकित। अर्थात प्रकृति की बात भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। जूही की कली इनकी प्रकृतिवादी प्रमुख रचना के रूप में हमको प्रतीत होती है। व्यंग एवं हास्य का पुट। इनकी रचनाओं में व्यंग एवं हास्य का पुट भी देखने को मिलता है। खासतौर पे कुकरमुत्ता जो कविता है उसमें व्यंग का चित्रण किया गया है। सामाजिक चेतना का भाव। सामाजिक चेतना अर्थात समाज में जो वर्ग भेद था उसके भाव के प्रति इन्होंने सामाजिक चेतना को जगाने का प्रयास किया और अपना रचनाएं लिखी ताकि समाज में चेतना जागृत हो सके। इस तरह से ये कुछ काव्यगत विशेषता हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा
और पूर्णता प्रयास। थोड़ा सा वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन इसमें मैंने प्रयास किया है कि पूर्णता काव्यगत विशेषता आती है या फिर जीवन परिचय आता है। और काव्यगत विशेषता में ये पॉइंटों के रूप में हम उनके बारे में लिख सकते हैं। काव्यगत विशेषता में इनकी भाषा और जो मैंने पहले प्रकट कर दिया, और शैली आदि का भी विवरण इसमें लिखा जा सकता है। अगर पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।